नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। बात करते हैं हमारे सबसे पहले करंट अफेयर की। भारत से खरीदेगा वियतनाम कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वियतनाम कहाँ पर है। तो वियतनाम है वो दक्षिण पूर्व एशिया में ये देश है, यहाँ पर ये वियतनाम है। इसके पड़ोसी देश लगते हैं कंबोडिया, लाओस और चाइना। इधर थाईलैंड है। इसकी राजधानी है हो ची मिन्ह। इसके राष्ट्रपति हैं तो लाम। अभी भारत और ये वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस को खरीदने को लेकर समझौता होने जा रहा है। बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, यानी दोनों देश मिलकर के इसको बना रहे हैं। ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा? भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी है मोस्कवा, जो मॉस्को रूस की राजधानी उससे होकर जाती है। तो दोनों के नाम से ये ब्रह्मोस बना है, जैसे ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। तो ये BRAH यहाँ से लिया, MOS यहाँ से लिया, क्या बन गया? ब्रह्मोस। इसकी स्पीड है दोस्तों 3 मैक की। 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है इसका। पहला ठोस ईंधन है और दूसरा रैमजेट तरल ईंधन है। CEP टेक्नोलॉजी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, यानी 1 मीटर की एरर किए बिना ये 1 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेज सकती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी है इसमें, जल्दी से दुश्मन देश के रडार में नहीं आती है। आप देख पा रहे हो कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी, और जो पहले एक बार अपने भारत से पाकिस्तान फायर हो गई थी एक्सीडेंटली मिसाइल, उसमें भी पाकिस्तान की रडार पर ब्रह्मोस मिसाइल है वो नहीं दिखाई दी थी। चारों वर्जन में अवेलेबल है ये। लैंड वर्जन में आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास शिप से दागी जा सकती है और सबमरीन टू सबमरीन पर भी हमला करने में ये सक्षम है। भारत को इस प्रकार के निर्यात से क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले चीन पर लगाम। कैसे कि जो वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये तीनों देश भारत से मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइलें वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये चाइना है और जो चीन सागर है, यहाँ पर चीन के ऊपर दबाव इससे बढ़ता है। एक्ट ईस्ट नीति है, पूर्व की ओर देखो नीति। जो पूर्वी देश हैं इनके साथ हमारे समझौते हैं, संबंध में वो प्रगाढ़ होते हैं। निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति होती है, हमारा रक्षा निर्यात है वो बढ़ता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। और वैश्विक साख, यानी इस प्रकार के जो उन्नत वेपन है वो जो हम दूसरे देशों को देते हैं, तो भारत के ऊपर दूसरे देश है वो एक भरोसा जताते हैं, भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये भरोसा जताते हैं। तो ये हमें लाभ मिलते हैं रक्षा निर्यात बढ़ाने के ऊपर। फिर अगला है कि AVNL ने जारी किया EOI मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उन्नत टैंकों में लगेंगे आत्मघाती ड्रोन। तो AVNL क्या चीज़ है? आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, भारतीय संस्था है। ये जो अपने टैंक्स हैं उनमें 3 प्रकार के ड्रोन है वो लाने जा रही है। सबसे पहले होंगे लोइटरिंग म्यूनिशन। लोइटरिंग म्यूनिशन हमने पहले ही पढ़ा था, जो अस्त्रा 1 है वो, ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं जो अपने टारगेट पर जाकर क्या होते हैं, फट जाते हैं। दूसरे हैं सर्विलांस ड्रोन, दुश्मन की निगरानी करने में, उनकी कोऑर्डिनेट लेने में ये हमारी हेल्प करते हैं। और तीसरे हैं टेथर्ड ड्रोन। टेथर्ड ये एक वायर के जरिए है, वो किसी भी स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते रहते हैं। वायर से इनको लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ड्रोन है, ये प्रणाली विकसित की जानी है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 की रिपोर्ट आई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, लगभग 145 पेजेस की है। भारत की है एक फैक्ट शीट, और दूसरी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के हिसाब से अलग अलग सैंपल लिए गए थे वो है। ये क्या है? सैंपल सर्वे है जो लगभग 713 जिलों में हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये सर्वे किया जाता है। इसमें बात करें हम मुख्य रूप से बच्चों के पोषण की स्थिति जो 5 वर्ष से कम है, तो ठिगनापन 29.3% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के हैं। वजन भी कम है 31.8% बच्चों का। और 90% बच्चे अपने ऊंचाई के हिसाब से बहुत पतले हैं, यानी उनका BMI है वो कम है। बाकी मैं रिपोर्ट है उसकी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ कर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं वो रिपोर्ट डाल दूंगा। फिर ये एक अजमेर का इतिहास, शिक्षा और आस्था का अनूठा संगम, अजमेर से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। तो अजमेर में हमारे 3 तो प्रशासनिक कार्यालय हैं।
राजस्व मंडल है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तीनों कार्यालय कहाँ पर है? अजमेर में स्थित हैं। तारागढ़ किला है गढ़बीठड़ी, जो गोइल वंश के राजकुमार थे, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार जिनको बोलते हैं, इनकी पत्नी का नाम था तारा, वो अजमेर में रहती थी, तो इनके नाम पर इस गढ़ का नाम तारागढ़ पड़ा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ पर निधन हुआ था। और जहांगीर ने टॉमस रो को सबसे पहले व्यापार करने की अनुमति है वो अजमेर से ही दी थी। फिर हिरनौदा में थाई पोर्ट, थार ड्राई पोर्ट शुरू, राइजिंग राजस्थान और पीएम गतिशक्ति मिशन के अंतर्गत। तो थार ड्राई पोर्ट कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? हिरनौदा जयपुर में है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ड्राई पोर्ट होते क्या हैं। ड्राई पोर्ट, ड्राई यानी सूखे, पोर्ट यानी बंदरगाह। तो हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर समुद्र नहीं लगता है, तो यहाँ पर ड्राई पोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। ड्राई पोर्ट विकसित करने से क्या होगा कि यहाँ पर सामान लाया जाएगा और उनको फिर भेजा जाएगा पोर्ट, जो इनके नज़दीकी जो भी पोर्ट होंगे वहाँ पर। तो अब हम सोचते हैं कि यहाँ पर लाने की सामान की क्या जरूरत है, सीधे वो पोर्ट पे ले जाए व्यापारी, वहाँ से बेचते। तो ये पोर्ट इसलिए विकसित किए जा रहे हैं कि जो भी कुछ इनकी पेपर कार्रवाई होगी, जो भी इनकी पैकिंग होगी, सीलिंग होगी, जो भी कस्टम ड्यूटी द्वारा इनके जो भी चेक किए जाते हैं, वो सारे इन ड्राई पोर्ट पर ही चेक हो जाएंगे। फिर इन ड्राई पोर्ट से जो अपना बंदरगाह होगा, जैसे अपने नज़दीक लगेंगे गुजरात के कांडला और मुद्रा पोर्ट, इनके बीच में एक उत्कृष्ट रेलवे ट्रैक हो गया या सड़क मार्ग हो गया, वो विकसित किया जाएगा। वहाँ से कंटेनर है वो द्रुत गति से इस पोर्ट पर पहुँचेंगे और व्यापारियों को दोबारा से कोई सी भी प्रकार का वहाँ पर जा कर के, जो मेन पोर्ट है वहाँ पर जा कर के कोई भी कागज़ कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सारे पेपर एक्शन कहाँ हो जाएंगे? जो ड्राई पोर्ट है वहीं पर हो जाएंगे। ये इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी प्रकार की चीज़ों को एकीकृत रूप से इसमें विकसित किया जाएगा। कहाँ पर बनेगा? हिरनौदा जयपुर, ये याद रख लेना। फिर एक बाजरा की किस्म विकसित की है रारी ने। रारी का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है ये? जयपुर में। और किस्म का नाम आपको याद रख लेना है RHB 273। बाजरा की किस्म कौन सी है? RHB 273। और ये 3-वे हाइब्रिड है। फसलें क्या होती है? हाइब्रिड, 2-वे हाइब्रिड, 3-वे हाइब्रिड, मतलब 3 प्रकार से ये संकरित की गई है। पहले कोई भी 2 फसलों को संकरण करवाया जाता है जिनमें किसी भी प्रकार की 2 चीज़ों की क्या होती है? उत्कृष्टता होती है। जैसे किसी में सूखे से प्रभावित होने की क्षमता कम होती है, किसी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। फिर उनसे जो एक पीढ़ी निकल के आती है उसको फिर किसी तीसरी पीढ़ी के साथ क्या किया जाता है? संकरित किया जाता है। उसको बोलते हैं 3-वे हाइब्रिड। इसमें ये क्या करेगी? कम बारिश वाले क्षेत्रों में होगी अधिक उत्पादन, सूखे से बचेगी और बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधी रहेगी। इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है हमें ICRI SAT, ICRISAT। इस संस्था का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो कौन सी है किस्म? RHB 273 बाजरे की किस्म है, रारी ने विकसित की है, 3-वे हाइब्रिड किस्म है। फिर आर्टिकल है एक देश एक चुनाव 2029 से पहला चरण 2034 तक पूरा चक्र। एक देश एक चुनाव पर जो अपनी संयुक्त संसदीय समिति है वो बनी हुई है। इसके हैं अध्यक्ष PP चौधरी, भाजपा के सांसद हैं। टोटल इसमें 39 सदस्य हैं, 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से। तो इन्होंने बताया कि एक देश एक चुनाव है वो हमें एक साथ नहीं बल्कि इसको 2 चरणों में कंप्लीट करना चाहिए, धीरे धीरे करके, क्योंकि सभी राज्यों का और 2029 में जो अपने लोकसभा चुनाव होंगे उनको एक साथ कराएंगे तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनमें अभी विधानसभा नई नई बनी होगी, तो उनको भंग करना है वो भारत की संघीय ढांचे के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तो कुछ राज्य है जिनका कार्यकाल 2029 के थोड़ा सा पहले है, थोड़ा सा बाद में है, उन राज्यों का 2029 में एक साथ करा देंगे और फिर जो 2034 में अगले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बाकी बचे हुए जो राज्य हैं उनको एक साथ करवा देंगे। इससे लाभ क्या होने वाला है एक देश एक चुनाव से? कि बार बार चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, समय बर्बाद होता है, प्लस में हम जो नागरिक हैं वो भी वोट डालने जाते हैं तो हमें भी हमारा जो काम कर रहे होते हैं, काम चल रहा है, उसमें भी क्या है दिक्कतें आती हैं। तो बार बार चुनाव से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आदर्श आचार संहिता का प्रभाव कम होगा।
जो चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लगती है उसमें हमारे बहुत से विकास कार्य है वो ठप पड़ जाते हैं, कोई नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते हैं, कोई नई भर्तियां नहीं निकाल सकते हैं। तो वो क्या है, बार बार होती है, कभी लोकसभा चुनाव के कारण लग गई, कभी विधानसभा चुनाव के कारण लग गई, कभी पंचायत चुनाव के कारण लग गई। तो ये चीज़ें नहीं होगी। खर्च भी कम होगा क्योंकि इतना सारा जो सुरक्षाकर्मी वगैरह भेजे जाते हैं, फिर चुनाव करवाने के लिए जो टीचर्स वगैरह है उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग की जाती है, वो सब चीज़ें हैं वो एक साथ ही होगी, बार बार उनका स्थानांतरण है नहीं किया जाएगा और समय की बचत होगी। हानि वही संघीय ढांचा कमजोर होने का डर कि अगर किसी राज्य में विधानसभा है वो बने हुए 2 ही दिन हुए हैं लेकिन उनको एक देश एक चुनाव के अंतर्गत करने के लिए विधानसभा भंग की जा रही है तो संघीय ढांचे के खिलाफ होगा। क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी, जब राज्यों में और लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव, वो एक साथ होंगे तो हो सकता है उसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ही सबसे ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाए, जिससे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं, उनकी अनदेखी की जाए, इसकी तरह है वो हो सकता है। तो ये हो गए एक देश एक चुनाव। फिर राजनिवेश पोर्टल 1 माह में 6103 आवेदकों को मंजूरी, जयपुर सबसे आगे। राजनिवेश निवेश के लिए एक पोर्टल है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। डीरेगुलेशन फेज 1 की मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी। डीरेगुलेशन फेज 1, डीरेगुलेशन का क्या मतलब है कि कम से कम जो निवेश करता है उनको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाए, यही है डीरेगुलेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इसी प्रकार का है कि बिजनेस करने में जो निवेशक है उनको इजीनेस हो। इसके लिए वैश्विक तौर पर विश्व बैंक बी रेडी रिपोर्ट है वो जारी करता है, सूचकांक जारी करता है। और भारत में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको BRAP बोलते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। इसमें राजस्थान अभी अग्रणी राज्यों में है। फिर हैं ये भास्कर के डेली करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला करंट अफेयर्स है कि DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं रक्षा सचिव राजेश कुमार को। एक स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है जिसमें भारत 5वीं बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, AI में 8वां स्थान है, AI टैलेंट पूल यानी जो विशेषज्ञ हैं उनके मामले में 2 नंबर पर है और इससे भारत को 328 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है डिजिटल इकोनॉमी से। नासा अपना मून मिशन है जिसका नाम है लूनर आउटपोस्ट, जो चंद्रमा पर एक मानव बस्ती बसाने का प्रोग्राम है। कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो मून मिशन का नाम क्या है? लूनर आउटपोस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो ऑनलाइन गेम पर 28% GST लगा रहे हैं ये वैध है। तो यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियो पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, अपने जो ग्रुप्स वगैरह आपके बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, उनमें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। और अगर आप खुद नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। मेरी वीडियो हमेशा शाम को 7 बजे के आसपास आती है और डेली वीडियो करंट अफेयर की आती रहती है, तो आप वो देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।